स्वराज जन पार्टी के नेता और समाज सेवी आशीष नौटियाल जी, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, कल आपने विधानसभा घेराव किया है, पार्टी ने किन किन मांगों को लेकर सर आपके? देखिए, हमारी विशेष 3 मांगें थी। एक तो भू कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। भू कानून की उत्तराखंड को अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर बाहरी लोगों ने आकर कब्जे करने शुरू कर दिए हैं, जरा जरा सी ज़मीन लेके लोगों को डराना धमकाना शुरू कर रहे हैं, तो भू कानून लागू करना अत्यंत आवश्यक है। भू कानून सरकार जल्द से जल्द इसी सत्र में लागू करे, ये हमारी मांग है। दूसरा हमारी मांग है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो भ्रामिकता लोगों के अंदर फैली हुई है कि तीर्थ पुरोहित कब्जा न करना चाह रहे हैं, तीर्थ पुरोहित वहाँ के पैसों पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका जो देवस्थानम बोर्ड है, एक्चुअली इसको लेके जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट हमारे मंदिरों पे कब्जा करना चाहती है, उन मंदिरों को अपने पास लेना चाहती है, पूरा उसका स्वामित्व अपने पास लेना चाहती है, और वहाँ फिर हमारे तीर्थ पुरोहितों को वहाँ से निकाल करके उस जगह पे एक अपॉइंटमेंट करेंगी तीर्थ पुरोहितों की, जिन्होंने आचार्य यानी कोर्स किए होंगे, उन लोगों को अपॉइंट करेगी। और जो हुकुमदारी जो हम लोग बोलते हैं तीर्थ पुरोहित, इनको वहाँ से बाहर निकालने की सोची रणनीति है। और आने वाले समय में आप देखिएगा। बुराई क्या है? पुरोहित को उनको अगर पैसा देती है, अगर सैलरी देती है तो नहीं, सैलरी उनको नहीं दे रही है ना, उनको नहीं दे रही है। ये लोग तो आप बाहर से लेके आ रहे हैं, ये लोग तो पोस्टें निकाल रहे हैं पुरोहितों को ले, जो खानदानी परंपरा के अनुरूप चल रहा था। जैसे हम हक हुकुमदारी जो बोलते हैं, पर क्या होता है, जो पुरोहित है उसका बच्चा भी पुरोहित है, उसका बच्चा भी पुरोहित है, ये नियम चलता है। और उन्होंने जो ज्ञान ले रखा वो अपनी माता पिता दादा इनसे ले रखा है। आप उन ज्ञानों को खत्म करना चाह रहे हो, जो हमारी बौद्धिक परंपरा है, जो हमारी बातें हैं, इनको आप हटाना चाह रहे हो। और वहाँ पे नए पुरोहितों को, चाहे वो फिर बिहार से आए चाहे कहीं से आए, बाहर से आप अपॉइंटमेंट देंगे और हमारे पुरोहितों को वहाँ से निकाल देंगे। तो इनकी साजिश है, और आने वाले टाइम में ये साजिश इतनी खतरनाक होगी कि इन मंदिरों को आने वाले टाइम में ये लोग बड़े बड़े अंबानी जैसे लोगों को बेच देंगे। सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, हमारी जो संस्कृति है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं लोग। तो आपकी पार्टी का क्या स्टेप रहेगा इनको लेके? आपने कल प्रदर्शन किया, लेकिन भीड़ तो दिखी नहीं आपकी? नहीं, भीड़ क्यों नहीं? देखें आप, इस उसमें कल को कितनी बारिश थी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोगों ने तो सोचा कि आज कोई रैली होगी नहीं, उसके बावजूद हमारी रैली हुई। हमारे करीबन 800 लोग, लगभग 700-800 लोग इकट्ठे हो पाए। प्लानिंग ज़्यादा थी, पर कुछ बसें हमारी बाहरी रोक दी गई। जो बसें हमारी नहीं पहुंच पाई देहरादून में, सिर्फ हमारे टिहरी से भी आ रही थी, लेकिन बारिश के चलते ये लोग वहाँ से निकल नहीं पाए और कई लोग रास्ते में ही रुक गए। तो इस वजह से हमारी इतनी नहीं, ठीक है 700-800 लोग अगर हैं तो मुझे ख्याल से कोई कम नहीं है। ठीक है, अपनी भीड़ थी, और भीड़ मकसद नहीं है। मकसद हमारी बात को शासन प्रशासन को पहुंचाना है, वो हमने बखूबी पहुंचाया है। और हमारी मांग है सरकार से, तुरंत देवस्थानम बोर्ड को भंग करें। और एक 3 मांगों को लेकर हमने किया था। रोजगार के नाम पे जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप देखें, इनके नए मुख्यमंत्री आए हैं, नए मुख्यमंत्री ने आते ही एकदम भर्तियों का पिटारा खोल दिया। आज वो भर्तियां कहाँ पर हैं? मुख्यमंत्री तो बात करें, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए उत्तराखंड में। मैं यही तो दुर्भाग्य है। एक बात बताओ, उत्तराखंड का इतना विकास क्यों करना चाहती है बीजेपी सरकार? यूपी के अंदर एक ही मुख्यमंत्री 5 साल में, हमें 3 मुख्यमंत्री। या तो आपको उत्तराखंड का जरूर से ज़्यादा विकास करना है, या आपके पास कोई काबिल मुख्यमंत्री ही नहीं है, इसलिए आप बार-बार मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं। और एक हमारे ऊपर पहले ही कर्ज में डूबा उत्तराखंड है, इसके ऊपर 3 मुख्यमंत्रियों को बोझ आपने एक कार्यकाल में फिर दोबारा डाल दिया। तो ये सरकारें जो है बिल्कुल तो स्मार्ट सिटी बना तो रही उत्तराखंड में, देखिए आप लगातार यहाँ पे स्मार्ट सिटी। हाँ, बहुत स्मार्ट सिटी बनी है। तो आप बिल्कुल सही आपने बात बोल दी। आज बारिश में जाके पोल खोल के देखें, उसकी वहाँ क्या हो गया, टाइल्सें उखड़ चुकी हैं, वहाँ पे पानी इतना भर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। मैं कुछ दिन पहले गया था, और स्मार्ट घंटाघर भी देख के आइएगा, उसका पूरा जो वीडिंग होती है ना, वही टूट गई। परसों अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, वो देखा वो भी नहीं है। तो इन्होंने स्मार्ट सिटी नाम पे खा दिया। अरे एक उत्तराखंड इतना गरीब राज्य बना दिया आप लोगों ने, सब कुछ छीन लिया, जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट जो लगे थे, आपके टिहरी डैम जैसा आप छीन के ले गए, जहाँ का पानी आप छीन के ले गए, उस उत्तराखंड में अब आपने स्मार्ट सिटी नाम पे बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ जरूरत है रोजगार की, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो? आप सिर्फ धर्म की आड़ में सरकार बना रहे हो। पर जनता समझ चुकी है, आने वाले समय में जनता आप लोगों को जवाब देगी। आप, मैं एक मुद्दा और बताऊं आपका, आपकी आवाज़ जनता तक कैसे जाएगी? इस साइड में आपने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, तो आपके पास बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनके आम आदमी की बात, उनके पास पूरी टीम है, बूथ को लेके वो करते हैं। देखें होता क्या, देखो, चुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल तक आपको कार्यकारिणी बनानी होती है,
और हमारी पार्टी को आए हुए कुछ ही समय भी नहीं हुआ था कि एक चुनाव हमारे सर पे आ गया, और वो चुनाव हम नहीं लड़वाते क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे चुनाव लड़ने। आप देखिए आम आदमी जैसी पार्टी नहीं लड़ा पाई, जो इसके पास धन बल की कोई कमी नहीं है। हम लोग तो नए हैं, और हमारे यहाँ कोई आपको ऐसा पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, दिल्ली में सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो खुद अध्यक्ष जी हैं वो अपने उसके गवर्नर रह चुके हैं, इसके लॉयंस क्लब के, बड़े एजुकेटेड आदमी हैं। हमारे साथ सारी एजुकेटेड टीम, हम नेता नहीं है। हमारा एक मकसद है, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए जो देश के लिए कुछ करें। ऐसे ना हो नंगे भूखे जिनको खाने की जगह नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और राजनीति में आगे कि देश को कैसे, राज्यों को कैसे लूटना है। आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचेगी कैसे? आप है ना, आप पहुंचाएंगे हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए। आप जैसे हमारे इतने सहयोगी हैं, आज आप आए तो जनता में पहुंचाएंगे आप हमारे आवाज़। आप जैसे मेरे भाई हैं, और निश्चित ही आप एक अच्छे इंसान हैं जो आप यहाँ आए। नहीं तो आप पैसों के लालच में होते तो कहीं और जाते, बहुत पैसा मिलता आपको। आप पहुँचाएंगे। कहीं ना कहीं आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, और सूत्रों से पता चला आप रायपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपके पोस्टर लगे। देखिए मैं बिल्कुल राजनीति के खिलाफ हूँ, मेरी राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं। और आज अगर आप मेरा कहीं प्रचार प्रसार देख भी रहे होंगे तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है प्रचार प्रसार करने के लिए। सारा मेरा प्रचार प्रसार मेरे समर्थकों द्वारा किया जाता है, और वही लोग ये प्रचार प्रसार में लगे हैं, वही लोग मुझे उठा रहे हैं चुनाव में। और उनके एक प्लान है, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम राजनीति में आए तो शायद कुछ करेंगे। और निश्चित ही देखिए राजनीति में आना मजबूरी है, क्योंकि अगर हर आदमी इस दलदल से, इस कीचड़ से भागेगा तो क्या इन्हीं लोगों के भरोसे छोड़ दें? क्या क्रिमिनल के लिए राजनीति है? तो मुझे लगता है कि हमें आना चाहिए। और मैं युवा भाई जो हमारे और हैं उनसे भी आह्वान करूंगा, आपके लिए एक मंच है। मतलब हेल्दी राजनीति के लिए युवाओं को और आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। तो और इसमें क्या अच्छा हो, और कैसे अच्छा हो सकता है? लोग बीजेपी में, कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में चले जाते हैं। ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों चल चलाई पार्टियों में चल रहे हैं, पकपकाई खा रहे हैं। हम लोगों को राजनीति ऐसी नहीं करनी। देखो मैं भी बीजेपी में जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पीछे झंडा लेके खड़ा रहूंगा, उनकी झूठी बातों में, उनकी गलत बातों में हाँ बोलूंगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बात संज्ञान में डालना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार गौ रक्षा के नाम पर शासन में आई है। आपको क्या करना चाहिए आप खुद बताएं मुझे। अगर एक गाय मर जाती है तो उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार हमारी गौ माता का दर्जा दिया गया है, उसे दफनाना चाहिए, जो हमें लगता है, और मुझे ख्याल आपको भी यही लगता हो, दफनाना ही चाहिए। पर हमारे नगर निगम ने अपनी गौशाला में जो गायां मरती हैं उन गायों को टेंडर निकाल कर आगे टेंडर ले लिया, इसे काटने का टेंडर दे दिया, उनकी मांस निकालने का टेंडर दे दिया। उनका मांस निकाला जाता है। और जब हमारे एक गौरक्षा दल के अध्यक्ष हैं हिम प्रताप जी, उन्होंने जब ये इससे निकाला, आपने शायद इंटरव्यू उनका उसमें भी चला था, पहाड़ टीवी में भी चला था, जब उन्होंने सूचना के अधिकार में मांगा तो पता लगा नगर निगम ने खुद गाय को मारने की खाल निकालने का ठेका दिया। और जब उनसे पूछा खाल निकालने के बाद आप गाय का क्या करते हो, उसको कहाँ दफन करते हो, और जब ये उन्होंने पूछा इससे फॉरेस्ट से कि आपकी कौन सी जगह में क्या कहीं दफनाया जाता है, तो फॉरेस्ट ने कहा कि हमारी कोई जगह नहीं है जहाँ गाय को दफनाने के लिए इन्होंने हमसे मांगी है। तो उन गायों के मांस तक को मुझे लगता है बेचने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में कि जो गाय के नाम पे भी सौदाबाजी कर रही हैं। तो इन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर जनता आपको चुन के भेजती है तो आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? कैसे निश्चित ही देखिए मैप सारे तैयार हैं, मैप सारे तैयार हैं। आज की डेट पे देखें, ऐसा नहीं है कि सरकारें खर्चा नहीं करती। सरकार, मैं आपको स्वास्थ्य की बात करता हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर सरकार खर्चा करती है, पर वो देती कम है, समझ लो, लेती ज़्यादा है। आप दून हॉस्पिटल के अंदर जाएं, दून हॉस्पिटल के अंदर आदमी मेरा मानना है इलाज कराने के लिए जाता है कि मेरा एक अच्छा इलाज मिले, पर इलाज नहीं, वहाँ एक बैनर लगा हुआ है कि सुबह नाश्ते में ये, दिन में खाने में ये, रात को ये। क्यों दे रहे हो आप खाना? क्योंकि उस खाने के नाम पे भी आप खा रहे हो। जब मैंने पूछा पेशेंट से, मैंने कहा आपको सब कुछ मिलता है, तो उसने कहा ये कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कुछ पकड़ा दे तो पकड़ा दे, नहीं तो नहीं मिलता। यानी 200-400 रुपये उस खाने के नाम पे भी पर पेशेंट आप खा रहे हो। तो इस तरीके के काम ये लोग कर रहे हैं। आज की डेट पे मैक्स जैसा हॉस्पिटल अगर आप भर्ती होते हैं और जब वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आप यहाँ की सफाई व्यवस्थाओं के लिए स्टार दोगे, यहाँ के डॉक्टरों के लिए स्टार दोगे, यहाँ के नर्सों के लिए स्टार दोगे। तो क्यों ना ये नियम दून हॉस्पिटल में बन जाए, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए स्टार देंगे, इसको कि ना देंगे। और 50 किसी के खिलाफ अगर गलत गया आपसे हटाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पे तो लगातार धरने प्रदर्शन रहते हैं। कभी नर्सिंग स्टाफ को देख लो, कभी कोई स्टाफ, हमेशा प्रदर्शन। इस समय तकनीकी स्टाफ बैठा हुआ प्रदर्शन को लेके। तो फिर नाकाम सरकार है, नाकाम सरकार है।
नाकाम सरकार के राज में सब प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस वाले प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उनकी माताओं बहनों ने प्रदर्शन करा, तो ये तो नाकाम सरकार है। इनका काम सिर्फ चीट करना है। जब परेशान कर रखा उनका, आप एक काम करें ना, आप सामने वाले को 20,000 तनख्वाह देते हैं, 20,000 काम ले उनसे, क्या दिक्कत है? आप उनको तनख्वाह भी दे रहे हो, उनसे काम भी नहीं ले पा रहे हो। क्या कारण है कि सरकारी अस्पताल के अंदर बाथरूम की इतनी गंदगी होती है कि आपको बाथरूम जाने को तैयार नहीं है आदमी? ऐसी क्या व्यवस्था? कुंडी नहीं है। स्मार्ट टॉयलेट बना तो दिया, स्मार्ट टॉयलेट सड़कों में खड़े हैं, सड़ रहे हैं वो, उनके टायर टूयर सब सड़ चुके हैं। आप देखिए स्मार्ट टॉयलेट यहाँ पे कितने करोड़ रुपए खा दिए होंगे इन्होंने। इसका भी एक साथ आरटीआई मांगनी पड़ी है, पता लगेगा स्मार्ट टॉयलेट यहाँ पे कितने खाए। कहाँ है स्मार्ट टॉयलेट? आप 6 नंबर पुल से अगर प्रिंस चौक से मेरे यहाँ 6 नंबर पुलिया तक आएंगे, कितने सरकारी टॉयलेट बने आप खुद देख लेना। दून हॉस्पिटल के खैर बाहर तो बना हुआ, देखिए आपने, उसकी क्या स्थिति है सर? दून हॉस्पिटल के में ही किसी को टॉयलेट जाना है क्या? और भी तो रास्ते हैं। दून हॉस्पिटल वहाँ से यहाँ कितनी दूरी है? यहाँ पे जो जाना है किसके घर का दरवाजा खटखटाएगा कि टॉयलेट जाना है? हर थोड़ी दूर में होना चाहिए। और अगर नगर निगम से बात करेंगे कि टॉयलेट बनाना है तो नगर निगम बोलेगा जमीन बताओ कहाँ है। नगर निगम को अपनी जमीन का ही पता नहीं कहाँ का जमीन है, और जिस दिन अतिक्रमण हो जाएगा उस दिन जमीन ही पता लग जाएगी उन्हें कहाँ है। तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं है इन सरकारों के पास। तो अगर आप यहाँ से चुन के आते हैं तो और क्या आपने कुछ सोचा है? देखिए मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सोचा है। एक रायपुर विधानसभा के अंदर पिकनिक स्पॉट भी हैं। आप माल देवता को देखिए, बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है माल देवता, पर वहाँ क्या लोगों ने अड्डा बना रखा है दारू पीने का। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें लोग जाते हैं और जा सकते हैं। आप उस जैसी जगह को व्यवस्थित करें। जब लोग जा रहे हैं तो वहाँ क्यों ना एक टूरिस्ट पैलेस का नाम दे दें उसको बढ़िया तरीके से। वहाँ छोटे आप स्टॉल बनाए, कुछ बनाए, कोई चाउमीन की दुकान लगाएगा, कोई मोमो की लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, उनका व्यापार चलेगा कई लोगों का। आप कहीं पे आप पे जगह है तो आप छोटे मोटे जू की व्यवस्था। आज की डेट पे आदमी जो पैसे वाला है ना, वो सोच रहा है खर्च कहाँ करूँ, और जो पैसे वाला नहीं है वो क्या खर्च कैसे करूँ। भाई साहब लोग उत्तराखंड में तो घूमने के लिए आते हैं। एक जू कहाँ पे हमारा, वहाँ मसूरी में, उसमें भी लाइन लगती है। अरे छोटे आप 2-4 झूले लगा दो, एक पार्क कहीं भी डेवलप कर दो, लोग आ जाएंगे। आप छोटे लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाओ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और सोचता हूँ, मेरे विधानसभा के अंदर यहाँ पे जैसे कि वो नहीं है कम्युनिटी हॉल जैसे बोलते हैं ना, शादी शुदी मुंडन बर्थडे अगर मैं कराने के लिए आज की डेट में बड़े महंगे हैं। अगर आपको अपनी शादी या किसी लिए करना है तो 1-1.5-2 लाख के वेडिंग पॉइंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास कहीं सरकारी ज़मीन खाली होंगी तो हम उन ज़मीनों को में कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, और जिसमें वहाँ के क्षेत्रवासी अपने बच्चों की शादी 5,000, 2,100, 1,100 मिनिमम फीस देके और बच्चों की शादी करते हैं, जिनको उन्हें एक आर्थिक बोझ ना पड़े। आपकी यहाँ से सरकार से किसी मुलाकात हुई या मुख्यमंत्री से इन बातों को आपने संज्ञान में डाला? मुख्यमंत्री जी हमसे बात नहीं करते साहब, मुख्यमंत्री बहुत बड़े हैं। विधायक जी से मुलाकात हुई? विधायक जी भी देखो सर, उन्हें करना होता तो कर लेते, हमें इनसे मुलाकात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मुलाकात कभी होगी तो हम उनसे बात रखेंगे। अगर हमारे विधायक जी मेरी इन बातों को कर सकते हैं। कि चुनाव में जाओ और चुनाव में आके आप सही करो, आप मिलके बात करके भी हो सकता है सर। मिलके बात करके तो इनका अगर एक सड़क नहीं बनती, एक सड़क के लिए आप जाओ अपना ज्ञापन दो, आ जाओ, सड़क तो बनती नहीं है इनसे। आप क्या बात करोगी, वो बनाएंगे? इनकी इच्छाएं नहीं है। इन लोगों का इच्छाएं होते। आज मैं एक दिन विधायक जी का एक आंदोलन वहाँ था, मैं कहीं गया था प्रोग्राम में, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई आपके विधायक जी अच्छे हैं, मैं उन्हें समर्थन करने को तैयार हूँ, पर मुझे पहले विजन बताओ 2022 में आप अगर फिर दोबारा विधायक बने तो आपका विजन क्या है। तो पीछे से उनका एक समर्थक बोल पड़ा कि इन्हें मंत्री बनना है। तो उससे जनता को क्या लेना? आपका विजन क्या है? आप बिना विजन के आप लोग काम कर रहे हैं। ये कोई विजन नहीं होता कि आपको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। ये कोई विजन होता है जनता करे। और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, अब मैं अपनी विधानसभा के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं उन बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर ऐसे बना दूंगा कि आदमी को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मेरे जितने सरकार यहाँ अस्पताल हैं उन अस्पतालों की व्यवस्था इस टाइप की बनाएंगे कि आदमी को कोई बड़ी बीमारी ना लगे। अरे बीमारी बड़ी कब होती है? जब उसे छोटा बुखार आता है, 3 दिन 4 दिन वो इंतजार नहीं, वो 15-20 दिन करता है, घर में पड़ा रहता है, फिर जाता है तो डॉक्टर कहता है अब तो हो गई हालत खराब। हम वो क्यों ना ऐसा हो कि हमारे अस्पतालों में जाए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट 10 रुपये की पर्ची, 5 रुपये की पर्ची बना के अपना इलाज करा के घर आ जाएं। तो वो व्यवस्थाएं बन सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे मेरे बड़े समाज सेवी डॉक्टर्स हैं जिन लोगों से अगर मैं कहूँ, हम बात करें कि आप 1 घंटा मेरी विधानसभा में आप दे दें, वो लोग दे सकते हैं। चाहे कोई आई सर्जन है, चाहे कोई, ऐसे डॉक्टरों के अंदर भी सहानुभूति होती है, पर उनसे बात करनी पड़ेगी। भविष्य के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं VR13 की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ आशीष नोडियाली, जिन्होंने अपने विज़न के बारे में बताया, अपनी पार्टी के बारे में बताया और रोजगार के बारे में बात करी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VR13 न्यूज़। नमस्कार।